तो हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज और उसके एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन। परसेंटेज का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कितने इफेक्टिवली, किस तरह के क्वेश्चंस में, क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ कर सकते हैं, क्या हम एसआई और सीआई में परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं, राइट। डेली लाइफ में हम यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, राइट। तो आप सबने पढ़ा होगा परसेंटेज के बारे में। क्या होता है परसेंटेज? जैसे होता है, नाम से समझ में आ रहा है हमको। परसेंटेज मतलब पर सेंट। अच्छा, एक डॉलर में कितने सेंट होते हैं? एक डॉलर में 100 सेंट होते हैं, राइट। तो उसी से ही ये वर्ड निकल के आया है, पर सेंट, यानी पर 100। पर 100 इज परसेंटेज, राइट। अच्छा, तीन क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तीन परसेंटेज कैलकुलेट करने को मैंने आपको दिए हैं। तो बिना कैलकुलेटर की मदद लिए, विदाउट एनी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, कैन यू फाइंड दीज वैल्यूज? इफ यस, तो कितनी देर में, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। परसेंटेज कैलकुलेट तो हम कर ही लेते हैं, बट कितने इफेक्टिवली, कितने कम टाइम में हम कैलकुलेट कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कितनी इफेक्टिविटी के साथ आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो पहला हम इस पर देखते हैं। अगर हम फॉर्मूले पर जाते हैं तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि 16.66 इंटू 96/100। बिना कैलकुलेटर की हेल्प से मुझे तो लगता नहीं कि इसमें आप इसको 1 सेकंड या 2 सेकंड में कर पाओगे। अगर मैं वहीं आपसे कहता कि फाइंड 1/6 ऑफ 96, तो आप तुरंत मुझे जवाब देते कि आंसर आएगा सर 16, क्योंकि 96 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 16 मिलेगा। अब मैं कह रहा हूं, चलो आपने इसका आंसर बता दिया कि 1/6 इंटू 96 इक्वल टू 16। तो इस परसेंटेज का, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 16। तो इससे क्या समझ में आया कि हम 16.66% कैलकुलेट कर रहे हैं, वो किसके बराबर है? 6 से डिवाइड करने के बराबर है, राइट। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने आपसे कहा भाई कैलकुलेट करिए 14.28% ऑफ 91। तो आपने फॉर्मूला लगाया, फिर से आप फॉर्मूला लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगेगा। फिर आप यहाँ आकर के रुक जाएंगे, भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, राइट। तो वहीं फिर से मैं आपसे कहता कि नहीं, इसको इस तरह से ना करके आप क्या कर सकते हैं कि आप इस 91 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर सेम मिलेगा। आप इस 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा सेम, आंसर मिलेगा हमको 13। तो मैं कह सकता हूं डायरेक्टली इट इज इक्वल टू 13, सिमिलरली इट इज इक्वल टू 16। क्या हम इसको भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 6.25% कैसे कैलकुलेट करोगे? 6.25 इंटू 256 डिवाइड बाई 100। अगेन अगेन यहाँ पर भी हमें अच्छी खासी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, राइट। यहाँ पे भी हमें अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, है ना। अगर ऐसी 3-4 कैलकुलेशन आ गई तो फिर हमारा तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमने कुछ चीज़ें सीखेंगे, मतलब अभी, कि 256 को हम 16 से डिवाइड करें तो वो किसके बराबर होगा? जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 6.25% के बराबर होगा। तो इट इज इक्वल टू 16, राइट। तो इट इज इक्वल टू 16। 16 से डिवाइड करेंगे 256 को, क्या मिलेगा? 16। तो दोनों में आपको एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसलिए परसेंटेज को पढ़ने के लिए एक दूसरी अप्रोच हमें समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, अप्रोच ऑफ फ्रैक्शन। हर परसेंटेज का एक फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है। जैसे अगर मुझे 100% कैलकुलेट करना है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। 100% ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 1।
अगर मुझे 50% कैलकुलेट करना है, देन आई कैन फाइंड इट एज 1/2। आप कहते ना भाई इसका आधा हमको दे दो, है ना, कोई भी चीज है अगर आपको आधा चाहिए, हाफ चाहिए, हाफ क्या है 50%, 50% तेरा 50% मेरा, आधा तेरा और आधा मेरा, इस तरह से हम बात करते हैं। तो सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर 50% कैलकुलेट करने के लिए हमको सिंपली करना क्या है, 1/2 मीन्स 2 से डिवाइड कर देना है। किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 50%। ऐसे ही अगर मान लो किसी भी नंबर को हम 3 से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, 33.33%। 4 से डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा, 1/4। सुना हुआ है 1/4 भाई हमारा है, 1/4। 1/4 इज इक्वल टू 25%। तो 1/5 इज इक्वल टू 20%। 1/6 इज इक्वल टू 16.66%। 1/7 इज इक्वल टू 14.28%। 1/8 इज इक्वल टू 12.5%। 1/9 is equal to 11.11%. 1/10 is equal to 10%. 1/11 is equal to 9.09%. 1/12 is equal to 8.33%. सिमिलरली आपको करना क्या है कि ये जो फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं ना, ये वाले फ्रैक्शन याद कर लेने हैं। बाकी तो सब इसके रिस्पेक्ट में है, जो बाकी कॉलम लिखे हैं वो मैंने दे दिए हैं टेबल में बना करके, बट आपको याद केवल ये वाले करने हैं। जो पहला कॉलम दिख रहा है फर्स्ट कॉलम में 1/1 100%, 1/2 50% एंड सो ऑन अप टू 1/16। ये आपको याद करने हैं सारे फ्रैक्शन, है ना। अगर आप ये सारे फ्रैक्शन याद करोगे तभी आप इस ट्रिक का फायदा उठा सकते हो, इससे बेनिफिट ले सकते हो। और इसकी इंपॉर्टेंस, इसका यूजफुल अभी हमने देखा था ये कितना इफेक्टिव है ना। बड़ी से मतलब परसेंटेज आपको इस तरह से दिए हो तो आप इजीली इसको कर सकते हैं इसकी हेल्प से। कई बार होगा क्या ना कि हमें डायरेक्ट ये वाले परसेंटेज देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन में डायरेक्ट हो सकता है आपको ये कैलकुलेट करने को ना बोला जाए, % ऑफ 256 ना दे करके, ये नहीं दिया, क्योंकि ये दिया होता तो आप डायरेक्टली ये फ्रैक्शन यूज कर लेते, 6 से डिवाइड कर देते, है ना। 6 से डिवाइड कर देते, आंसर आ जाता, जो भी वैल्यू आती। अब होगा क्या, कई बार इस तरह से फ्रैक्शन का यूज नहीं कर पाओगे आप, डायरेक्टली आपको नहीं दिए जाएंगे क्वेश्चन में। हो सकता है परसेंटेज कैलकुलेट करने को इस तरह से दे दिया जाए कि फाइंड 42.5% ऑफ 800। 42.5% ऑफ 800। वैसे 100 के मल्टीपल में आ गया तो आसान हो गया, फिर तो इसमें फ्रैक्शन की भी जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं 42.5 into 8। यू विल गेट योर आंसर। आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, है ना। कितना आएगा, 440 into 8, 320 और 340। 340 तो ये आ जाएगा, राइट। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं क्वेश्चन में, 800 की जगह मैं यहां पर वैल्यू ले लूं एक कुछ समथिंग, हम ले लेते हैं यहां पर 824 लेट अस से। अब ये कैलकुलेट करने को दे दिया जाए, अब हम कहेंगे सर हमने तो ये वाला फ्रैक्शन भी नहीं पढ़ रखा है। तो भाई किसने कहा है कि तुम एक बार में पूरा परसेंटेज कैलकुलेट करो, इसको तोड़ दो। जो फ्रैक्शन 0.5 वाला दिख रहा हो उसको यूज कर लो पहले। जैसे 12.5 दिख रहा है तो पहले आप 12.5% निकाल लो, फिर बचा 30%। 30% के लिए क्या है, 10 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बहुत जल्दी आ जाएगा, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जिससे 12.5% कैलकुलेट करना है, इसके लिए क्या करना है, आपने 8 से डिवाइड कर दो। 8 से डिवाइड करोगे 824 को तो हमको क्या मिलेगा, 103। तो ये तो आ गया 12.5%। अब मुझको कैलकुलेट करना है 30%। तो 30% के लिए क्या करना था,
10 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई। 10 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 82.4, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 12, 7, 24, 247.2, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 350.2। कितना आंसर आ जाएगा 350.2। So this is how we use fractions in place of percentage, right? परसेंटेज को फ्रैक्शन की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने यहाँ पर देखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो फ्रैक्शन का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा जैसे अगर आप क्लैट के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, क्लैट में जो क्वेश्चन आते हैं ना क्वांट में, वो ज़्यादातर परसेंटेज पे आते हैं। जैसे अगर आप लास्ट ईयर का इसी साल का क्लैट का एग्जाम उठा करके देखोगे तो उसमें जो 3-4 सेट आए थे वो सारे के सारे परसेंटेज पे बेस्ड थे। तो ये कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर कोई है फॉर क्लैट तो परसेंटेज है। तो परसेंटेज अगर आप कर लोगे अच्छे से तो बाकी टॉपिक भी आपके हो जाएंगे। हालांकि कुछ पैसे ऐसे भी थे इसमें इंटरेस्ट का भी यूज़ हो रहा था, है ना, इंटरेस्ट पर बेस भी थे, लेकिन इंटरेस्ट भी एक तरह से परसेंटेज का ही पार्ट है। तो आप कह सकते हो कि क्लैट में जो मोस्टली आता है ना, जो 2-3 साल का पैटर्न में देख रहा हूँ, वो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, इन्हीं पर बेस ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही टॉपिक परसेंटेज पर बेस्ड है, राइट। तो नेक्स्ट, अब देखो मैंने क्या किया है ना कि परसेंटेज के क्वेश्चंस को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इफेक्टिवली, है ना। 6 कंसेप्ट कह सकते हो, 6 कंसेप्ट हैं, बाकी वेरिएशंस तो प्रॉब्लम के कितने भी हो सकते हैं। तो टाइप 1 क्या है, पहला टाइप है इसमें कि व्हाट इज x% ऑफ y। आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा, इन द एंड ऑफ द क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि आपको क्या कैलकुलेट करना रहेगा x% ऑफ y, यानी यू नीड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ सम वैल्यू, राइट। So here if we see what is x% of y is calculated by x into y into upon 100। ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है x into y upon 100, ये परसेंटेज का रहेगा फॉर्मूला, x into y upon 100, राइट। सो अभी हम देखेंगे एक एग्जाम्पल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी जो मैंने एग्जाम्पल करवाए थे ना ये वाले, ये वही है x% ऑफ y, 16.66% ऑफ 96, ये सब उसी पर बेस्ड है, फर्स्ट है, ठीक है। तो यही हमको यहाँ कैलकुलेट करना है। मैंने सवाल पूछा कि इफ द इनकम ऑफ ए इज ₹14,000, फाइंड द इनकम ऑफ बी इफ इट इज 37.5% ऑफ दैट ऑफ ए। क्या मतलब हुआ इसका, बी की इनकम किसके बराबर होगी 37.5% ऑफ ए की इनकम, और ए की इनकम है कितनी 14,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 100 से डिवाइड कर दोगे। ये तो बेसिक अप्रोच हुई विदाउट यूजिंग फ्रैक्शंस। आपने ये कैलकुलेट कर दिया और 14 से मल्टीप्लाई कर दो 140, मतलब इसको डेसिमल को हटा देंगे तो 0 भी हट जाएगा। तो बेसिकली आपको करना है 375 इंटू 14 का टेबल अगर आपको आता है तो आपके लिए ईजी है। तो कितना आ जाएगा ये आप निकाल सकते हो, है ना। 14 इंटू 5 70, 7 विल बी कैरी, और 14 इंटू 7 इज 98 प्लस 7 इज 105, 10 विल बी कैरी। 14 इंटू 3 42 प्लस 10 52। तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी 5250, दैट इज द आंसर, यही आंसर भी है, ठीक है। अभी मैंने आपसे बोला कि चलो इसको फ्रैक्शन से भी करके देख लें, है ना, फ्रैक्शन से भी करके देख लें। फ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन मैंने बताया अभी आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो अगर हम 37.5% को नोटिस करें, लेकिन ये तभी काम आएगा ना जब आपने फ्रैक्शन याद किए होंगे। तो अगर हम 37.5% को नोटिस करें तो इट इज इक्वल टू 12.5% इंटू 3, या फिर 25 प्लस 12.5,
इन दोनों में से किसी भी अप्रोच से आप कर लो, है ना। जैसे मैं इसको यूज कर रहा हूँ मान लो पहले, तो ए की वैल्यू कितनी थी 14,000। सो 14,000 का 25% कैसे कैलकुलेट करोगे, 4 से डिवाइड करके ना। 25% के लिए क्या करते हैं हम, 4 से डिवाइड। तो 25% के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड। तो 4 से डिवाइड करेंगे 14,000 को, यू विल गेट, 4 से जाएगा ये 3 बार, फिर ये जाएगा 5 बार, 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3,500। और 12.5% तो इसका भी हाफ है ना। तो 12.5% क्या हो जाएगा, इसका भी हाफ, मतलब 1750। इन दोनों को ऐड करोगे क्या मिल जाएगा हमको, 5250। यही आंसर भी था, यही आंसर भी था। लेकिन हुआ क्या, फ्रैक्शन की हेल्प से आपने इसको विद इन सेकेंड्स फाइंड कर लिया, जल्दी फाइंड कर लिया, और चांसेस ऑफ एरर भी कम होंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होंगे। तो पहला टाइप क्या था, व्हाट इज x% ऑफ y, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, x इंटू वाई अपॉन 100, या फिर हम इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक और इसमें बचा था, मैंने एक और तरीका बताया था कि हम इसको ऐसे ही फाइंड कर सकते थे कि 12.5% कैलकुलेट करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी सेम ही आएगा। 12.5% के लिए आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड यू विल गेट योर आंसर, राइट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। अब ऐसे कंपेयर करते हैं ना दो वैल्यूज को, कि भाई a के पास 20 रुपए हैं और b के पास 40 रुपए हैं। मैंने पूछा भाई a b का कितना परसेंटेज है, a b का कितना परसेंट है, तो आपने देखा कि भाई a के पास b के मुकाबले आधा है, हाफ है। हाफ मतलब कितना हुआ, 50%। और ऐसे फिर आपने देखा b के पास a का डबल है, तो डबल कितना हुआ, 200%। तो कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, ये तो हमने अपनी आम भाषा में, आम जिंदगी में इसको यूज करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर हम कंसेप्चुअली देखें तो फॉर्मूला क्या यूज होगा कि x अपॉन वाई इंटू 100, जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी वो आएगा नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में, और जिसका परसेंटेज, यानी हम x को फाइंड करना चाह रहे हैं कि कितना परसेंट है y का, तो जिसे कंपेयर कर रहे हैं, जिसे कंपेयर कर रहे हैं वो आएगा ऊपर, और जिससे कंपेयर किया जा रहा है वो आएगा नीचे। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100%, तो ये फ्रैक्शन में आता। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते आप, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आंसर हमारा परसेंटेज में आ जाता। एग्जाम्पल समझते हैं, इफ द हाइट ऑफ ए इज 120 सेंटीमीटर and that of B is 150 centimeter, find what percent of B's height is that of A। तो B की हाइट A की हाइट का कितना परसेंट है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, A की हाइट से। किसको कंपेयर कर रहे हैं, B की हाइट को। तो B की हाइट कहां पर आएगी, ऊपर न्यूमरेटर पे, तो 150 आएगा ऊपर, और किससे कंपेयर कर रहे हैं, A की हाइट से, तो 120 आएगा नीचे, इंटू 100%। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो क्या आएगा ये, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3 से 5 टाइम्स से 4 टाइम्स, ये 25 टाइम्स, तो इट इज 125%, इट इज 125%, राइट। ये मैंने पूरा कैलकुलेट करके बताया है, लेकिन अगर हम जस्ट कंपेयर कर लें इन दोनों को फ्रैक्शंस की फॉर्म में, तो जैसे मुझे बी और ए को कंपेयर करना है, बी को ए के रिस्पेक्ट में मैंने कंपेयर किया, ये फ्रैक्शन मुझको मिला 5/4, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 + 1/4। तो 4 पर 4 कितना परसेंट होता है, 4 का 4 100%, और 4 का 1 कितना परसेंट होता है, 25%। तो आंसर इज 125%। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फ्रैक्शंस विच वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज डायरेक्टली, है ना। हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि भाई कितना परसेंटेज है। कंपेयर कर लो, 4 पे 4 कितना होता है, 100%, और 4 पे 1 कितना होता है, 25%, 1/4 इज इक्वल टू 25%। तो टोटल कितना कितना है ये, 125%।
तो ये सेकंड टाइप हुआ। सेकंड टाइप हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डायरेक्टली कंपेयर कर रहे थे, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डायरेक्टली कंपेयर कर रहे थे, और जो वैल्यू कंपेयर की जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो आता है न्यूमरेटर पे, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो आता है डिनोमिनेटर पे। ठीक है, नाउ कम टू टाइप 3। टाइप 3 क्या है, यहां भी कंपेरिजन है दोनों वैल्यू का, लेकिन यहां पर हम कंपेयर करते हैं डिफरेंस को। ये फाइंड करते हैं कि भाई कौन सी वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितना परसेंट ज्यादा है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितना परसेंट ज्यादा है, और एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितना परसेंट कम है। सिमिलर कंसेप्ट है जो भी हमने टाइप 2 में पढ़ा था, उसी जैसा ही है, सिमिलर है। बस यहां पर डिनोमिनेटर में तो वही वैल्यू आएगी जिससे कंपेयर कर रहे हैं। हमेशा परसेंटेज कैलकुलेट करते समय जिससे कंपेयर कर रहे हो वही हमारा बेस होता है, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वही हमारा बेस होता है, और बेस हमेशा कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में। अब यहां पर कंपेयर कर रहे हैं हम एक्स और वाई के डिफरेंस को, है ना। यहाँ किसको कंपेयर कर रहे हैं, एक्स और वाई के डिफरेंस को। तो ये देख रहे हैं कि भाई अगर एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर है तो कितना परसेंट ज्यादा है ये पूछा जाएगा, और एक्स की वैल्यू वाई से कम है तो ये पूछा जाएगा कितना परसेंट कम है। ऊपर क्या आना है, दोनों का डिफरेंस ही आना है हमें, मतलब स्पेशल केस करके याद रखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या याद रखेंगे, न्यूमरेटर में क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जिससे कंपेयर कर रहे हैं, राइट। सो एग्जांपल देखिए, इफ द इनकम ऑफ ए इज 15% मोर देन दैट ऑफ ए, find by what percent the height of B is less than that of A. First, we have given that A is 15% more than A. Right. If the income of A is 15% more than that of B, find by what percent the height of B is less than that of A. ओके तो यहां पर हम एग्जाम्पल समझते हैं कि इफ द हाइट ऑफ ए इज 15% मोर देन दैट ऑफ बी, फाइंड बाय व्हाट परसेंट द हाइट ऑफ बी इज लेस देन दैट ऑफ ए। मीन ए की हाइट बी की हाइट से 15% ज्यादा है, पहले हमको ये दिया है। यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर कंपैरिजन किससे हो रहा होगा, दिस 15% मोर देन बी, तो बी इज बेस हियर। फिर क्या पूछा है कि बाई व्हाट परसेंट द हाइट ऑफ बी इज लेस देन दैट ऑफ ए, तो यहां पर ए बेस होगा। सेकंड केस में बेस क्या होगा, ए होगा, मतलब बाद में परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा, ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा। अभी परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, बी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, राइट। सो पहले हम कंपेयर कर रहे हैं बी, ए को बी से, तो बी से कंपेयर हो रहा है ए का। तो देखो 15% को हम लिख सकते हैं 3/20, 3/20 फ्रैक्शन में। ठीक है, अगर आप फ्रैक्शन से कर रहे हो, फ्रैक्शन अगर आपको याद है, वरना आप 100 मान के भी कर सकते हो। तो अभी हम इसको फिलहाल 100 मान के कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन पर भी हमारी उतनी पकड़ नहीं है, हम ये मान के चल लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन से मैं अभी बता दूंगा। तो जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं बी से, तो बी की हाइट मान लो 100, और तो ए की हाइट कितनी ज्यादा है बी से, 15%, मतलब 100 पर 15% ज्यादा है, तो ए की हाइट कितनी होगी 115, 115, राइट। अब ये पूछा गया है कि बाई व्हाट परसेंट द हाइट ऑफ बी इज लेस देन दैट ऑफ ए। हाइट ऑफ बी, तो बी की हाइट ए की हाइट से कितना कम है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से। ए से कितना कम है 15, कंपेयर किससे कर रहे हैं, मतलब ए और बी का डिफरेंस आ गया ऊपर, और कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से। तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ नीचे डिनोमिनेटर पे, इनटू 100%। तो ये हमारा आंसर होगा, यही होगा हमारा आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे 3 से 5 से जाएगा 3 टाइम्स, 5 से जाएगा 23 टाइम्स, तो इट इज 300/23%।
इसको जैसा ऑप्शन दिया जाएगा उस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अगर फ्रैक्शन में दिया है तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा या फिर डेसिमल में आएगा, है ना। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 23 से 1 टाइम जाएगा 7 बचेगा, अप्रोक्सीमेटली 13%। अप्रोक्सीमेटली 13%। तो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट कम है एक ही हाइट से? 13%, है ना। एक ही हाइट से बी की हाइट कितना परसेंट कम है? 13%। इसमें होता क्या है ना कि स्टूडेंट्स जनरली ये कर देते हैं गलती कि भाई ए की हाइट अगर बी से 15 ज़्यादा है तो बी की हाइट ए की हाइट से 15 कम होगी। बट यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि भाई यहाँ बेस की बात हो रही है, बेस चेंज हो रहा है। पहले जो परसेंटेज कैलकुलेट किया गया वो बेस बी पर कैलकुलेट किया गया है, बाद में जो हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो बेस ए पर कैलकुलेट होगा। तो दोनों केस में डिफरेंस तो बराबर होगा। देखो डिफरेंस जो एक्चुअल वैल्यू का जो डिफरेंस है वो बराबर होगा, लेकिन परसेंटेज बराबर नहीं होगा क्योंकि बेस अलग अलग है जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज सक्सेसिव चेंज टाइप 4। इसमें 2-3 अप्रोच हैं, है ना। करते हैं डिस्कस। एक तो सिंपल फॉर्मूला, पहले सक्सेसिव का मतलब समझ में आना चाहिए, फिर अप्रोच की बात करेंगे। सक्सेसिव होता क्या है, सक्सेसिव चेंज होता क्या है, या सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। सक्सेसिव डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, है ना। ये हर जगह इंपॉर्टेंट है। ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हर जगह इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सक्सेसिव चेंज होता क्या है पहले तो ये समझना जरूरी है। जैसे मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे मान लो आप किसी मॉल में गए शॉपिंग के लिए, एक शर्ट खरीदनी थी। सपोज आपको एक शर्ट खरीदनी थी, वहाँ आपने देखा कि वहाँ डिस्काउंट लिखा था 50% प्लस 30%, इतना डिस्काउंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या 80% का डिस्काउंट है? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि पहला परसेंटेज अप्लाई करने के बाद जो नई वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी, ये परसेंटेज दूसरा वाला उस पर एप्लीकेबल होगा। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। जैसे मैं कहूँ कि मान लो 100 रुपए का एक आर्टिकल आपने पहले 10% के प्रॉफिट के साथ बेचा 110 में, फिर इतने यानी ए ने बी को बेचा 10% के प्रॉफिट के साथ, फिर बी ने सी को बेचा 10% के प्रॉफिट के साथ। तो ये 10% इस 100 पर एप्लीकेबल नहीं होगा। किस पर होगा? 110 पर। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 121। तो अगर हम देखें कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में कितने परसेंटेज का चेंज है, 100 से कितनी हो गई वैल्यू? 121। कितने का चेंज है? 21%। तो ये जो 21% है ये नेट चेंज है, और ये जो 10% प्लस 10% ये क्या हो जाएगा? सक्सेसिव चेंज, सक्सेसिव इंक्रीज। तो मैंने देखा कि यहाँ पर इफेक्टिव चेंज कितना है? 21%, है ना। तो ये यही अप्रोच है, नेट परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। तो ये अप्रोच 2 है कि हम इनिशियल वैल्यू को 100 मान लें, फिर चेंजेस अप्लाई कर दें। जैसे शर्ट का प्राइस भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि इनिशियल प्राइस हम शर्ट का मान लें 100, तो पहला हमने दिया 50% डिस्काउंट, तो 50% डिस्काउंट देने के बाद शर्ट का प्राइस कितना हो गया? 50। फिर हम कितना डिस्काउंट और दे रहे हैं? 30%। तो 50 का 30% कितना होगा? 15 का और डिस्काउंट दिया, कितना बचा? 35। तो इफेक्टिव कितने का डिस्काउंट मिला शर्ट पे? 65%, जो कि हमें देखने में कितना लग रहा था? 50% प्लस 30% लग रहा था कि 80% का डिस्काउंट है, बट इफेक्टिवली कितने का डिस्काउंट है? ये 65% का डिस्काउंट है। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव चेंज है, और ये इसका इक्विवेलेंट है, इफेक्टिव चेंज। तो इसी के लिए एक फॉर्मूला और है। अगर हमें इफेक्टिव चेंज पूछा जाए हमसे, किसी भी क्वेश्चन में हमसे इफेक्टिव चेंज पूछा जाए, दो आपको सक्सेसिव चेंज दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए क्या इफेक्टिव चेंज है, क्या इफेक्टिव परसेंटेज चेंज है, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला मेंशन है यहाँ पर वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे
एक एग्जांपल शर्ट पे डिस्काउंट का था 50 + 30% डिस्काउंट, और हमारा आंसर कितना आ रहा था? हमारा आंसर कितना आ रहा था? 65% का डिस्काउंट। अब चेक करते हैं क्या फॉर्मूले से भी यही आएगा, है ना? जैसे अगर कोई वैल्यू इंक्रीज अगर हम करते हैं तो वो पॉजिटिव ली जाएगी फॉर्मूले में, और जो वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं वो ली जाएगी नेगेटिव। तो y को हमने नेगेटिव लिया इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आया है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला किस लिए दिखाया, ये पहला इंक्रीज परसेंट, दूसरा डिक्रीज परसेंट। तो जो डिक्रीज है y, इसलिए मैंने y क्या लिया है? नेगेटिव, और x क्या लिया है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा? नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों नेगेटिव लिए जाएंगे। क्यों? दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं। डिस्काउंट का मतलब हम वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, प्राइस को डिक्रीज कर रहे हैं। तो नेट चेंज कितना आएगा? देखो -50 x की जगह, y ऑलरेडी नेगेटिव में है तो -30, और दोनों नेगेटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी प्लस का 50 × 30 / 100। तो देखो ये कितना आ रहा है? -80 + 15। माइनस साइन over here indicates that net percentage change is decreasing। अगर इस फॉर्मूले के बाद जो रिजल्ट आया उसका वो रिजल्ट अगर नेगेटिव है तो हम कहेंगे द नेट परसेंटेज चेंज इज डिक्रीजिंग, राइट? तो इसी अप्रोच को इस फॉर्मूले में भी अभी हम अप्लाई करेंगे। पहले तीसरी अप्रोच भी समझ लेते हैं, है ना? फिर इस क्वेश्चन को जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है उसको तीनों अप्रोच से एक बार डिस्कस कर लेंगे। जो अप्रोच आपको बेटर लगती हो उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ना। वैसे पहले दो अप्रोचेस ज़्यादा बेटर हैं, थर्ड अप्रोचेस है बेटर, लेकिन उस केसेस में जहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू डेसिमल में दी जाए, है ना, जहाँ हम फ्रैक्शन को यूटिलाइज कर पाएँ, वहाँ ये अप्रोच बहुत इफेक्टिव है यूजिंग फ्रैक्शंस। तो वही शर्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं भाई। मान लो कि हमने एक बार दिया 50% का डिस्काउंट, फिर सक्सेसिवली 30% का डिस्काउंट और दे दिया, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना आया? तो देखो यहाँ हम कंपेयर करते हैं 50% से। 50% जैसे क्या रिप्रेजेंट करता है? एक का डिस्काउंट 2 पर, 50 का डिस्काउंट 100 पर, या हम ये कहें कि एक का डिस्काउंट 2 पर। तो ये क्या बताएगा कि इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस को रिलेट करेगा। ये क्या बताएगा? इनिशियल प्राइस अगर 2 है तो फाइनल प्राइस कितना होगा? 1। 2 पर 1 का डिस्काउंट, तो फाइनल प्राइस कितना बचेगा? 1। अब ये 30% क्या इंडिकेट कर रहा है? 3/10। तो ये क्या बताएगा कि इनिशियल वैल्यू अगर 10 है तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा? 3 का। तो फाइनल प्राइस क्या होगा? 7। तो फ्रॉम हियर वी कैन रिलेट दैट फाइनल प्राइस इज ऑफ 7 एंड इनिशियल प्राइस इज ऑफ 20। सो 20 पर कितने का डिस्काउंट है? 13 का। तो 20 पर 13 का डिस्काउंट है तो कितना परसेंट हुआ? 13/20 × 100, 65%। कितने का डिस्काउंट हुआ? 65%। ये थर्ड अप्रोच है। फॉर्मूला हमने समझा, 100 मान के हमने समझा, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का कंसेप्ट लेकर के हमने समझा, ठीक है? तो जो भी अप्रोच आपको बेस्ट लगती हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप उस अप्रोच को वहां पर अप्लाई करेंगे, राइट? तो एक एग्जांपल है जो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 10% सक्सेसिवली, दोनों पॉजिटिव हैं, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द आइटम। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सिंपल परसेंटेज आपको इंटीजर में दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज, तो जस्ट यूज दिस फॉर्मूला 20 + 10, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है तो सारे साइन कैसे हो जाएंगे फॉर्मूले में? पॉजिटिव, है ना? सारे साइन कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा? 30 + 2, 32%। तो दैट इज द आंसर। तो नेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द आइटम इज 32%, राइट? 100 मान के करना चाहते हो 100 मान के कर लो। 100 से पहले बढ़ाया 20% तो कितना हो गया? 120। फिर कितना बढ़ाया? 10%। 10% कितना होता है 120 का? 12। तो बढ़ाने के बाद वैल्यू कितनी हो गई? प्राइस कितना हो गया?
132। कितने का चेंज दिख रहा है हमको? चेंज ऑफ 32 ऑन 100। और जो 100 पर है वही क्या होता है? जो 100 पर है वही क्या है? परसेंटेज भी है, क्योंकि परसेंटेज क्या होता है? पर 100। परसेंटेज क्या है? पर 100। तो ये अप्रोच है इस क्वेश्चन के लिए। एक और एग्जांपल मैंने लिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो कम से कम 2 एग्जांपल इस पर डिस्कस करेंगे। As income is decreased by 20% and then increased by 10%, the percentage change in the salary. Similar question. डिक्रीज वाले को क्या लोगे आप? डिक्रीज वाले को क्या लोगे? डिक्रीज वाले को लोगे नेगेटिव, तो 20 को क्या लिया जाएगा? -20। और इंक्रीज वाले को क्या लोगे? इंक्रीज वाली वैल्यू को पॉजिटिव, तो +10। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा? नेगेटिव। 20 इंटू 10 अपॉन 100। तो -2 and -20 is -22 plus 10। आंसर इज -12%। तो नेगेटिव का 12% क्या इंडिकेट करेगा? देयर इज नेट परसेंटेज चेंज ऑफ या नेट परसेंटेज डिक्रीज ऑफ 12% इन द सैलरी। हमने 20 बढ़ाया, 20 घटा करके 10 बढ़ा दिया, 20% घटा करके 10% बढ़ा दिया, फिर भी जो नेट परसेंटेज डिक्रीज रहेगा सैलरी में वो 12% का रहेगा। वो उसका रीजन वही है कि भाई 20% तो आपने 100 पर कैलकुलेट कर लिया और 10% आपने छोटी वैल्यू पे कैलकुलेट किया, तो 10 का भी डिफरेंस नहीं रहा, और जो बढ़ा वो 10 से भी कम बढ़ा, है ना? इफेक्टिवली 10 से भी कम बढ़ा। ये हुआ क्लियर। 100 मान के करना चाहते हैं तो एक ही इनकम 100 मान लो, पहले 20% का डिक्रीज कितना आ जाएगा? 80। फिर 10% का इंक्रीज कितना आ जाएगा? 88। कितने का चेंज दिख रहा है? 12 का, 12 का। और फाइनल वैल्यू कम है इनिशियल वैल्यू से, राइट? फाइनल वैल्यू कम है इनिशियल वैल्यू से, तो ये माना जाएगा कि दिस परसेंटेज चेंज इज डिक्रीज 12%, 12% डिक्रीज, राइट? नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। ये मैंने एक फॉर्मूला बना के लिखा है यहाँ पर कि 2 सिचुएशन दे दी जाए एक्सपेंडिचर रेट और क्वांटिटी को रिलेट करते हुए, तो हम ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर टू 2 सिचुएशन, मैंने कहा 2 सिचुएशन एक ही चीज को लेकर के, एक ही तरह की क्वांटिटी को लेकर के 2 सिचुएशन दे दी जाए, तो हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे। तो एक्सपेंडिचर 2 अपॉन एक्सपेंडिचर 1 इक्वल टू रेट 2, नया रेट अपॉन पुराना रेट, नई क्वांटिटी डिवाइड बाई ओल्ड क्वांटिटी, है ना? क्योंकि एक्सपेंडिचर होता क्या है? क्वांटिटी इंटू रेट। जैसे फॉर एग्जांपल आप शुगर खरीद के लेके आए 40 के रेट से, 5 किलो शुगर लेके आए, रेट कितना था? 40 का। कितना खर्चा हुआ? 40 इंटू 5, 200। तो जो एक्सपेंडिचर है वो केवल रेट पे डिपेंड नहीं करता, वो क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी उतना ज़्यादा खर्चा, जितना ज़्यादा रेट उतना ज़्यादा खर्चा, है ना? एक्सपेंसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट और क्वांटिटी के, राइट? अब एग्जांपल से तो हम समझेंगे इसको। A reduction of 10% in the price of wheat enables a man to buy 80 gram of wheat more for a rupee, है ना? 80 ग्राम ऑफ व्हीट। अब देखो रेट डिक्रीज करने की वजह से क्वांटिटी में कितने का चेंज आ रहा है? 80 ग्राम का फॉर अ रुपी। पहले भी हम 1 रुपये खर्च कर रहे थे और अभी भी 1 रुपये खर्च कर रहे हैं, यानी 1 रुपये के लिए बताना है। पहले भी 1 रुपये में कितना हम ओरिजिनली कितना व्हीट खरीद पा रहे थे, है ना? अभी 1 रुपये में हम पहले के मुकाबले 80 ग्राम ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर दोनों केस में कैसा है? इक्वल है, तो 1/1। और रेट में कितने का चेंज आया? 10% डिक्रीज। तो यहां पर हम फ्रैक्शंस को बहुत इफेक्टिवली यूज करेंगे। 10% मतलब 1/10। 10% किसके बराबर होता है? 100 पर 10 रुपए का डिक्रीज या फिर 10 पर 1 का डिक्रीज।
है ना। अगर हम क्वांटिटी को, रेट को पहले 100 मान लें तो अभी कितना हो जाएगा 90, कि 100 पर कितना कम हो गया 10, या पहले हम 10 मान लें तो अभी कितना हो जाएगा 9, वो भी देखो कैंसिल होकर के तो यही आएगा। 100 भी मान लोगे इंटीजर के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 से कितना हो गया रेट, पहले 100 के रेट से खरीद रहे थे तो अभी कितने के रेट से खरीद रहे हैं हम, 90 के रेट से खरीद रहे हैं। तो ये आ जाएगा क्वांटिटीज का रेशियो। सो न्यू क्वांटिटी डिवाइड बाई ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 10/9। ये इंपॉर्टेंट है। दोनों में डिफरेंस कितने का है, यहां पर 1 का, और यहां डिफरेंस कितने का है, एक्चुअल डिफरेंस 80 ग्राम। तो 1 कितने के बराबर हुआ, 80 ग्राम। उसने ओरिजिनल क्वांटिटी पूछी है, तो ओरिजिनल क्वांटिटी को कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, 9। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 80 मीन्स 720 ग्राम। तो ओरिजिनली हम कितना वीट खरीद सकते थे 1 रुपए में, 720 ग्राम, और अभी कितना खरीद पा रहे हैं 800 ग्राम। दैट्स इट, यही क्वेश्चन है। एक्सपेंसेस में हम कैसे परसेंटेज को यूज करते हैं एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस में, ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे पेट्रोल प्राइस में 10% का हाइक हो गया तो कंजम्पशन में कितने परसेंट का डिक्रीज करना पड़ेगा, समवॉट लाइक दैट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो वी कैन डिटरमाइन दो द परसेंटेज चेंज यूजिंग दिस कंसेप्ट उन दोज क्वेश्चंस, है ना। तो जो भी एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इस पर इससे हो जाएंगे, जो फॉर्मूला हमने लिखा है ऊपर। तो लास्ट कैटेगरी जो मैंने डिवाइड की है परसेंटेज में, राइट, वह इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज होते हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में। इलेक्शन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो उसका एक आइडिया होना चाहिए कि पहली चीज तो ये कि टोटल वोट, टोटल वोट किसे कहेंगे, जितने नाम होंगे वोटिंग लिस्ट में, है ना। 100 वोटर्स होंगे तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे 100, और जरूरी नहीं कि वो 100 के तो वोट डालें, जैसे प्रैक्टिकली तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं भाई 60% वोटिंग हो गई तो बहुत अच्छी वोटिंग हो गई, अगर 70% वोटिंग हो जाती तो रिकॉर्ड बन जाते हैं। तो जो 70% वोटिंग, 60% वोटिंग, 50% वोटिंग की जो हम बात करते हैं वही हमारा क्या है, वोट कास्ट। और उन्हीं वोट्स में से डिसाइड होता है हार और जीत का, हारने और जीतने वाले कैंडिडेट का नाम, है ना। लेकिन उससे पहले एक और चीज आती है ना कि कुछ वोट कैंसिल कर दिए जाते हैं, किसी ने पोलिंग सही से नहीं की, वोट डालने तो क्या भाई, कैंडिडेट जो मतदाता है, जो हमारा वोटर है, वो वोट डालने तो गया। जितने पहले होते थे बैलेट पेपर पे, एक पेपर होता था उस पर वोटिंग होती थी, है ना। तो उसमें क्या होता था, एक ठप्पा हम लगाते थे, और वो अगर सही प्रॉपर ब्लॉक में नहीं लगा तो वोट कैसा हो जाता था, इनवैलिड। जैसे मान लो एक लिस्ट है, ऐसे 2 हैं, यहाँ मैंने मोहर लगा दी, एक कैंडिडेट का नाम इधर था, एक कैंडिडेट का नाम इधर था, तो किस में माना जाएगा ये वोट, किसी में नहीं माना जाएगा। तो ये वोट कैसे हो जाते थे, इनवैलिड हो जाते थे। तो इसी तरह से आजकल ईवीएम वगैरह चल रहे हैं, वहाँ पर भी इनवैलिड वोट होने के तरीके हैं। ईवीएम ठीक से प्रेस हुआ नहीं हुआ, वॉट एवर इट इज, जो भी उनका रहता हो, और मुझे, हम उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, बस हमें समझना है कि इनवैलिड वोट्स भी होते हैं। तो जो इनवैलिड वोट्स हैं उसको वोट कास्ट में से माइनस कर देते हैं, तो जो वैलिड वोट्स बचते हैं ये डिसाइड करते हैं कि कौन हमारा विनर है, कौन हमारा लूजर है, राइट। अब कई बार होता है क्वेश्चन में वैलिड वोट की बात करेगा ही नहीं, तो हम वैलिड वोट 0 लेके चलेंगे। वोट कास्ट और टोटल वोट भी एक सेम हो सकते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, राइट। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। मतलब 100 वोटर अगर हैं तो उसमें से 75 ने वोट कास्ट किया, और उनमें से 2% वोट कैसे रहे, इनवैलिड, किसी भी वजह से इनवैलिड हो गए 2% वोट। इसमें से 2% of the votes were declared invalid, out of which
आउट ऑफ विच, इसका मतलब 2% किसके रिस्पेक्ट में दिया है, जितने वोट कास्ट किए गए हैं उसके रिस्पेक्ट में। ठीक, एक एक a candidate got 9261 votes which were 75% of the total valid votes। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो अप्रोचेज होती हैं। कुछ लोग इसको वोट से स्टार्ट करते हैं, टोटल वोट्स मान करके, ये इजी रहती है। इजी का मतलब इट माइट बी कैलकुलेटिव, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा हो सकती है बट गलती की गुंजाइश कम होती है ना। हम एक सीधी सी लाइन पकड़ के चलते हैं, गलती के चांसेस कम रहते हैं। तो पहले यही अप्रोच समझते हैं कि मैंने मान लिया कि वोटिंग लिस्ट में 100x कैंडिडेट थे। कितने कैंडिडेट थे? 100x। इसमें से कितने लोगों ने वोट कास्ट किया? 75x ने। 75% कास्ट कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, कितने लोगों ने वोट कास्ट किया। अब इसमें से 2% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हुए? 98% ऑफ 75x, ये हो गए वैलिड वोट। ये क्या आ गए? वैलिड वोट। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हम वैलिड वोट पे आ गए। क्वेश्चन क्या था? एक कैंडिडेट है जिसको मिले हैं 9261 वोट विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। तो मीन्स ये जो 9261 है ये इस वैलिड वोट का 75% है। तो 75% कैसे निकालेंगे इसका? 75% ऑफ 98% ऑफ 75x। फ्रॉम हियर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू यहां रख देंगे, क्या मिल जाएगा? टोटल वोट्स। करते हैं ट्राई, क्या है क्या आता है देखते हैं। तो 25 से 3 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स, ये भी 25 से 3 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 4। तो देखो और क्या कैंसिल हो सकता है? 2 से ये हो जाएगा 49, राइट। अब देखो 3 से कैंसिल करो इसको, 3 से 3 टाइम्स 0, 8, 7, फिर अभी 3 से और जा सकता है, तो 1, 0, 2, 9। अब x की वैल्यू क्या आएगी? देखो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ x की वैल्यू 1029। जो यहाँ डिवीजन में थी दोनों वैल्यू, ये यहाँ चली जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में, और जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में थी वो आ जाएगी डिवीजन में। 49 का टेबल अगर हम पढ़ें तो क्या जा रहा है, डिवाइड हो रहा है क्या? तो 49 से 2 टाइम जाएगा 98, फिर 4 बचेगा, यस जा रहा है। तो यार ये हो जाएगा 21। तो 21 इंटू 8, 21 इंटू 8 कितना आया? 8, 168। तो टोटल वोट्स कितने हुए? टोटल वोटर्स कितने हुए? 16,800। अगर हम यहाँ x की वैल्यू प्लेस कर रहे हैं तो टोटल वोटर्स कितने आ जाएंगे? 16,800। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द अननोन। अननोन कुछ भी हो सकता है, कई बार विनिंग कैंडिडेट और लूजिंग कैंडिडेट की का मार्जिन पूछ लेते हैं कि कौन कितने मार्जिन से जीता है, कौन कितने मार्जिन से हारा है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल फाइंड द आंसर। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल हम करते हैं इसका, है ना। एक और एग्जांपल है, ये लास्ट है। तो इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स participated, 10% did not vote। मीन्स 100 में से 10 ने वोट नहीं दिया, और उसमें से भी 300 वोट कैसे हो गए? इनवैलिड। 100 में से 10 मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं जस्ट कंपेयर बता रहा हूं। हर 100 में से 10 ने वोट नहीं दिया, 200 में 20 ने नहीं दिया, 300 में 30 ने नहीं दिया, 400 में 40 ने नहीं दिया, है ना। तो और 300 वोट कैसे फाइंड किए गए? इनवैलिड। और विनर को कितने वोट मिले हैं? 60%। वैलिड वोट का नहीं, 60% ऑफ वोटिंग लिस्ट। मीन्स जो 100 है उसका 100% का 60%। ठीक है, और इसका जो विनिंग मार्जिन है वो 900 वोट का है।
तो हमने ना वैलिड वोट्स की फाइंड करने कितने वैलिड वोट्स हैं। तरीका वही, टोटल वोट्स माने 100x, इसमें से 10% ने वोट नहीं दिया, कितने हो गए वोट कास्ट 90x, और तो वैलिड वोट्स कितने हो गए 90x माइनस 300। बस यही तक हम कैलकुलेट करते हैं, वैलिड वोट्स हमको पता चल जाए बस, ये वैलिड वोट्स थे, ये वोट कास्ट थे, ये टोटल वोट थे। 100x हमने क्या माना है टोटल वोट, टोटल वोट कास्ट एंड वैलिड वोट। ठीक है, अब विनर को कितने वोट मिले, दो ही कैंडिडेट हैं, तो वैलिड वोट्स में से दोनों लोगों को वोट मिलेंगे, तो विनर को कितने वोट मिले हैं 60x, है ना, विनर को कितने वोट मिले 60x। तो हारने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले होंगे, ये अगर टोटल वैलिड वोट्स हैं तो हारने वाले कैंडिडेट की वोट कितने हो गए -60x। भाई इसमें से 60x तो इसको मिल गए, तो बचे हुए किसको मिले होंगे दूसरे कैंडिडेट को, वैल्यू कितनी आएगी 30x माइनस 300। ये हारने वाले कैंडिडेट के वोट हो गए, और दोनों में डिफरेंस कितने का है 900 वोट का, 900 वोट का। तो भाई विनर माइनस लूजर इक्वल टू 900, तो 60x में से ये वैल्यू माइनस कर दो, तो 60x माइनस 30x बचेगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 300, जब माइनस करेंगे इक्वल टू 900। मैं डायरेक्ट डिफरेंस लिख दिया, तो 30x की वैल्यू कितनी आएगी 600, तो x विल बी 20। सवाल क्या था वैलिड वोट कितने हैं, तो वैलिड वोट तो ये रहे 90x माइनस 300, तो x की वैल्यू हम ना तो यहाँ पर प्लेस करेंगे ऊपर, और ना ही यहाँ, कहाँ प्लेस करेंगे वैलिड वोट में। तो वैलिड वोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू प्लेस कर दो, तो x की वैल्यू प्लेस करते ही 90 इंटू 20 माइनस 300, तो यह आ जाएगा 1800 माइनस 300 1500, 18 माइनस 300 इक्वल टू 1500, तो 1500 विल बी द आंसर। तो आज हमने सारे टाइप समझे, परसेंटेज के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस तरह से पूछे जाते हैं, क्या क्या अप्रोचेस इन्वॉल्व हैं टू सॉल्व द परसेंटेज, है ना, परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं, ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड हियर, राइट। ठीक है, सो आई थिंक सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इन द वेरी नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स regarding this. Okay, thank you so much.